तब पिंटू जी अभी प्रश्न पूछे हैं तुम लोगों से, जवाब नहीं दिए हो, जबकि वो 8वें वर्ष से जानते आ रहे हो। तो पिछला बच्चा सबको दिखाई दे रहा है, 8वां वाला सबको नहीं। जब सबको न दिखाता होगा तो सोचा कि बातें न करा करे। क्या जी अब दिखाई दे रहा है? इंसान है वो लोग, है कि नहीं? तो तू लोग समझो ढंग से, पर पूछने के बाद जवाब देना चाहिए। सब आदमी पढ़े हुआ है, यार आई अक्षर छोटे लिखने पर भी गड़बड़। देखो परमाणु संरचना, जो प्रश्न पूछे ना बोर्ड में अक्सर यह क्वेश्चन से पूछता है। अब तक क्वेश्चन बोर्ड में इतना इजी पूछ रहा है जिसका कोई हद नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से पूछ रहा है, भारी प्रश्न को नहीं पूछता है। लेकिन तू लोगों को लगता है कि शायद बढ़ के पूछेगा तो बढ़ का ध्यान में रखता है, नॉर्मल सब पर ध्यान नहीं देता, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। किसी भी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो उसका निर्माण कैसे हुआ और उस एक सब्जेक्टिव में वह क्वेश्चन कहाँ है छोटी सी, वही ऑब्जेक्टिव बन करके निकल आता है। इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, और जिसका सब्जेक्टिव कंप्लीट है उसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट है। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब? स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। क्या होता है? संरचना। अब देखो संरचना का मतलब क्या है? कोई चीज को, जैसे तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर है, तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे हुआ, यहाँ पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर माने परमाणु की संरचना कैसा हुआ। देखो परमाणु जो है ना, परमाणु तो सूक्ष्मतम कण है, उसको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। जब माइक्रोस्कोप से देखते हो तो परमाणु तुमको यदि मान लो सपोज करो कि यह दिखाई देता है, तो परमाणु यूं नहीं है। ये परमाणु जो है ना इस तरह से वृत्ताकार, परमाणु के अंतर्गत इस तरह से वृत्ताकार पथ उसमें है, समझ रहे हो ना? परमाणु के अंदर क्या है? वृत्ताकार पथ है, इस तरह से। चलो देखो देखो अब जानो ये परमाणु है, कोई चीज का परमाणु है, कोई चीज का है, कोई चीज के कैसे कह दोगे? उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसी हिसाब से ना। तो परमाणु के बीचों बीच में जो देख रहे हो ना, क्या पूछे हैं अभी पिंटू जी? वही ने पूछे हैं कि परमाणु के केंद्रक पर कौन सा तत्व, कौन सा कण होता है। पहले ये जानो परमाणु, ये परमाणु में होता है कौन चीज, परमाणु में कौन कौन मौलिक कण है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। परमाणु को जब खंडन किया जाता है तो उससे 3 कण निकलता है। 3 कण का क्या नाम है तो बहुत, लेकिन हाँ, लेकिन तुम लोगों को अपना कोर्स में पढ़ना है ना 3। हम तो तुम लोगों को सब के बारे में बताए थे ना, लेकिन यहाँ 3 के जानना है। वो 3 कौन है? तो एक है प्रोटॉन, जिसको हम सूचित पी से करेंगे, स्मॉल पी। प्रोटॉन के बाद है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एन। ठीक है। अभी ये सवाल है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो को तो क्लियर है कि परमाणु के कहाँ रहता है? केंद्रक पर रहता है, यहाँ पर रहता है पी और एन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ये देखना है। तो इलेक्ट्रॉन केंद्रक के, इसको क्या बोलोगे? केंद्रक। इसका दूसरा भी नाम कह सकते हो नाभि। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। समझ गया ना? तो यहाँ पर कौन रहता है केंद्रक पर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक, नाभि जिसको कहते हो, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ देख रहे हो ना, इस सबको 1 2 3 एगो और बना दो, 4। ये चारों जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? कक्ष।
क्या बोलेंगे? कक्ष। आवर्त भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? आवर्त। इसको सेल भी कहते हैं अंग्रेजी में, और और अंग्रेजी नाम है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ठीक है। अच्छा, ये वृत्ताकार पथ जो केंद्र के चारों ओर है उसको किस किस नाम से पुकारोगे? जोर से बोलो तो। परीक्षा में जो नाम रहे, ठीक है, हमको जानना है। नाम अलग अलग है लेकिन चिड़िया एक ठो है, नहीं? अब क्या करना है तो समझो। ये जो वृत्ताकार पथ देख रहा हो जिसको तू कक्ष बोला है ना, वो कक्ष के अंतर्गत, जैसे इसका नंबर है, यह फर्स्ट, यह सेकंड, यह थर्ड, यह फोर्थ, फिर इसको तू कह सकते हो KLMN। किस किस नाम से जानेंगे? फर्स्ट कक्ष को कौन नाम है? हाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एन। ऐसे और है, जैसे अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तू सा, तो उसमें देखा है ना 7 ठो आवर्त था। क्या ठो था? 7 गो आवर्त होता है। अगला क्लास में जाओगे तो सब जानोगे। तो इस तरह से के कक्ष जो है, इस के कक्ष में, एल कक्ष में, एम कक्ष में, एन कक्ष में, कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? उप कक्ष में। किस में रहता है? उप कक्ष में। अब इसमें फिर कै ठो कक्ष, उप कक्ष होगा, इसमें कै गो होगा, इसमें कै गो होगा। एक सिंपल सी बात है, एक ट्रिक है कि कक्ष संख्या जितना होगा उतना ही उसमें उपकक्ष होगा। जैसे कक्ष संख्या 1 है, के कक्ष में कितना उपकक्ष होगा? एल कक्ष में 2, एल में, एम में, एन में 4। अब सवाल है कि 4 में जान जाओ तो सब में जान जाओ। चौथा कक्ष में 4 गो जो उपकक्ष है वो है S, P, D और F। इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो, इस 4 गो इसमें है ना, किस में? चौथा में। तो ये तीने ना है। तो ही ना अभी कहा है कि जयमा कक्ष संख्या जितना होगा उसमें उपकक्ष की संख्या, यानी किसी भी कक्ष में उपकक्ष की संख्या बराबर होता है कक्ष संख्या के। किसी भी कक्ष में उपकक्ष की संख्या कितना होता है? उस कक्ष के कक्ष संख्या के। तो ये कक्ष संख्या 4 था तब ना इसमें 4 गो उपकक्ष है। ये कक्ष संख्या 3 है तो इसमें कै गो उपकक्ष होगा? और एगो घट जाएगा इसमें से, तो कै ठो कौन कौन होगा? फिर इसी तरह से 2 में और 1 में इस तरह से होगा। तो इसमें क्या क्या लिखे? S, P और D। और इसमें क्या होगा? सिर्फ S और P, इसमें खाली S। ठीक है। अब इसको नंबरिंग सिस्टम में लाएंगे। देखो, जैसे 4 में 3, चौथा में 4 गो है, तो चौथा में 4 होगा तो होगा फर्स्ट S, 4S का। किसका है ये? 4 का, तो 4S होगा, 4P होगा और 4D होगा और 4F होगा। अभी तीसरा में क्या क्या है? तो 3S होगा, 3P होगा, 3D होगा। दूसरा में क्या होगा? 2S होगा, 2P होगा। पहला और पहलका में क्या होगा? फर्स्ट S होगा। इस तरह से इसका नामकरण करना है। ठीक है इतना। तो अब यहाँ क्वेश्चन तुमको पूछे एक भर से कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ रहता है? केंद्रक पर। अच्छा, केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्ष। कक्ष में कक्ष संख्या 1 में कितने उपकक्ष होंगे? कक्ष संख्या 2 में कितने उपकक्ष होंगे? ये सब तो प्रश्न है। कक्ष संख्या 3 में कितने उपकक्ष होंगे? कक्ष संख्या 4 में 4। अब है कि जितने तू, अभी तक हम ये बात नहीं कहें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ये बात अभी नहीं ना खुली है। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाना है कि परमाणु क्या केंद्रक पर रहता है।
अब जो एस पी डी और एफ इसी में इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन सवाल है कि किस उपकक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे ए जो है यही ना कक्ष है, अति उपकक्ष है, न बुझा रहा है? ना बुझा रहा है। और वाइटल बोले हम। उपकक्ष अंग्रेजी जानना चाहता है सर। और वाइटल या सबसेल भी कह सकते हो। क्या कहोगे? सबसेल। दोनों में से जो नाम जानो अंग्रेजी में, ठीक है। उपकक्ष तुम लोग का पढ़ाई न है, छुट्टी है, जाइए आप लोग। तुम लोग आज न है पढ़ाई, जाओ। समझ रहा है ना? अब यहाँ लिख दो मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अब एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा और मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसका भी एक ट्रिक है। कोई एक जानना है, बहुत सारे ट्रिक है इसका। जैसे एस में हम सिर्फ जाने, देखो कैठो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं जाने। क्या जाने वो ध्यान देना है। एस देख रहे हो ना? एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। कितना होता है? हाँ, ठीक है, जान गया। चलो 2 होता है, तो ये 2 होता, मिनिमम इसी का आधा होगा। कितना होगा? इतना बात समझ में आ गया? एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। और मिनिमम उसी का आधा। देखो इसमें जो देख रहा हो ना पी, या तो मिनिमम खाली जान दो, इसमें 2 होता है, इसमें 6 होता है और इसमें 10 होता है, इसमें तो आधा कर देंगे तो उसमें के सब जान जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, पी ऑर्बिटल में 6 है, डी ऑर्बिटल में 10 है, एफ ऑर्बिटल में, ठीक है इतना। अब इस सब को आधा कर दें तो हमको एस पी डी एफ में मिनिमम इलेक्ट्रॉन के पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, या तो कितना हो जाएगा, तब 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7। यदि हम यही जाने तो उसका 2 गुना कर दे तो इसमें क्या जान जाएंगे। और यदि परीक्षा में ऐसा पूछता है तो जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात समझो कि यदि हम खाली मिनिमम एगो ही जान गए ना, देखो कोनो न हम याद करेंगे, जो सब पहले ही पूरा जानेंगे तब ना आधा करेंगे, तो न जानेंगे तो आधा नहीं कर सकते। उसका भी उपाय है। उसका क्या उपाय है? हम सिर्फ एस ऑर्बिटल के मिनिमम जाने। क्या जाने है? बस एक जानना है। मान लो तू लोग की नहीं जानता है, खाली क्या जानता है? एस ऑर्बिटल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। अब इस एक जो देख रहे हैं ना, एक में हम जोड़ देंगे 2। कितना जोड़ेंगे? चूंकि हमको दूसरा ऑर्बिटल के जानना है ना मिनिमम, तो हम 2 ना जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो, सबको 2 गुना कर देंगे तो इधर वाला पता चल जाएगा। अब बताओ हम एक ही से काम चला लिए कि न चला लिए? ये थोड़ा माइंड लगाना है। क्या लगाना है कि हम एस ऑर्बिटल के खाली मिनिमम इलेक्ट्रॉन जाने। कोई दिक्कत? एस ऑर्बिटल के क्या जानना है? मिनिमम इलेक्ट्रॉन जानना है, ठीक है। तो मिनिमम जान गए तो कितना है मिनिमम? 1। अब इसका हम दूसरका में जानेंगे तो 2 को जोड़ेंगे, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, इस तरह से पता चल जाता है। सबको 2 गुना कर देते तो क्या हो जाता है? समझ में आ गया? ठीक है। अब चलो, यदि हम मैक्सिमम में जानते हैं तो अब क्या करेंगे? मैक्सिमम में 4 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? कोनो नहीं जानते, खाली मैक्सिमम में जानते, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना? फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना? और फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना? और सबके आधा कर देंगे तो उधर के जान जाएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं?
किसी को याद नहीं करना है, एगो याद रखना है। चाहे तुम मैक्सिमम रखो इसमें के, चाहे कहोगे हम ऊपर नहीं रखेंगे, हम नीचे वाला रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तुम मिनिमम जानो एफ के, अब सब में से दो दो घटाते चलो, तो 2 घटाएंगे तो कितना होगा, फिर 2 घटाएंगे, फिर 2 घटा देंगे, सबको दुगुना कर दो तो हो जाएगा कि नहीं। तो कहोगे इधर से नहीं जानेंगे, हम इधर से जानेंगे, इसका भी उपाय है। तो इधर से जानना है तो हम कोनो न जानेंगे, सिर्फ एफ के मैक्सिमम जानेंगे, ठीक है। फिर वही हाल करेंगे, 4 घटा दो, फिर 4 घटा दो, फिर 4 घटा दो। तो इस तरह से तू जैसे जानो, 3-4 ट्रिक है, लेकिन हमको पूरा हिंदुस्तान याद नहीं करना है, ठीक है। अब चलो आगे की प्रक्रिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम इन ऑर्बिटल, तो इन ऑर्बिटलों में मैक्सिमम जान गया, मिनिमम जान गया, जानने के लिए हमको अलग से याद नहीं ना करना है, एक न जानना है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन इंतजार बहुत देर से कर रहा है कि हमको लिए कोई जगह नहीं दी, तो इसी में इलेक्ट्रॉन रहता है। किस में? अब ध्यान देकर सुनो कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में जो उपस्थित उपकक्ष है, वृत्ताकार पथ जिसे हम कक्ष बोलते हैं, उस कक्ष में जो उपकक्ष है, ठीक है। चूँकि वृत्ताकार पथ कै ठो है, 4 ठो, चारों क्या है, कक्ष है, जिसको हम किन किन नामों से जानते हैं, KLMN। तो जिस कक्ष में हम उपकक्ष जानना चाहते हैं तो उसका कक्ष संख्या से पता चल रहा है। तो फर्स्ट कक्ष में एक ही उपकक्ष है, चूँकि उसका कक्ष संख्या कितना है, 1 है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, हमने कहा कि केंद्र के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है, उसको जिसको हम क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं, वो कक्ष की संख्या 4 जाना ना, KLMN नाम से। तो चारों कक्षों में अलग अलग उपकक्ष है, और वह निर्भर कक्ष की संख्या, किसी भी कक्ष में उपकक्ष की संख्या निर्भर कौन चीज पर कर रहा है, उस कक्ष की कक्ष संख्या पर। तो जिस कक्ष में जितना उपकक्ष है उसी में इलेक्ट्रॉन रहता है। और किस उपकक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, सिर्फ हम एक जाने से जान गए। अब इलेक्ट्रॉन उसी में रहता है, वह इलेक्ट्रॉन चक्कर जो लगाता है, सो पथ लगाता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जंप करता है, हाई लो, ऐसे ऐसे जंप करता रहता है। जंप करने के कारण उसमें घर्षण होता रहता है, जिससे करंट उत्पन्न होता रहता है। तो लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा, दी फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ा है ना, कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह ही क्या है, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर भी परमाणु भी है, उसमें किसी भी तत्व के परमाणु है वो भी चुंबकत्व उत्पन्न करता है, वो विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। अब आगे हम ये जाने कि इलेक्ट्रॉन जान गए हैं, तो मान लो यहाँ हम 1 मिनट के ध्यान दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, और इसका परमाणु संख्या कितना है, तो इसमें कै ठो इलेक्ट्रॉन होगा, पढ़ चुका है, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 1। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तो इसमें अब देखना है, 1 इलेक्ट्रॉन यह ना है, वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, S में रहेगा। कहाँ रहेगा, यहाँ पर बना लो एक छोटा सा, एक 2 3 4 KLMN बन गया ना। अब ये देखो, 1 ठो इलेक्ट्रॉन की बात है, तो इसमें तो फर्स्ट एस ना है, तो इसी में ना इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 ठो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, फर्स्ट एस में रहेगा। तो ये जो 1 लिखे, ये एस लिखे, तो ये 1 का कौन चीज सूचित करेगा, कक्ष संख्या को, किसको करेगा, कक्ष संख्या को सूचित करेगा। यहाँ पर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन 1 ठो है, वो सूचित कर दिया, माथे पर के इलेक्ट्रॉन सूचित करेगा, और साइड में जो है
सो आवर्त सूचित करेगा, साइड में जो है वह सेल सूचित करेगा, साइड में है वह ऑर्बिट सूचित करेगा यानी कक्ष सूचित करेगा। नाम अलग अलग है ना, वहाँ पढ़ा है ना, ये लाइन में देखो है ना। तो इस तरह से हम जान जाएंगे, कहीं रहेगा फर्स्ट S1 ये ही जा करके तुमको अभी आवर्त में भी काम करेगा। वहाँ भी देखते हो हाइड्रोजन कहाँ है, कक्ष संख्या 1 में, अब वर्ग संख्या 1 में। चूँकि मेंडलीफ ने वहाँ कहा था कि वर्ग संख्या बराबर, वर्ग संख्या जो होता है वह संयोजकता संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर? संयोजकता संख्या के बराबर होता है। और ये बात एकदम क्लियर है, तो लोग दिमाग में बैठा लो कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो उस तत्व के जो वैलेंसी नंबर होगा वही उसका वर्ग संख्या होगा, उतना ही आवर्त में वो तत्व पड़ेगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आवर्त संख्या 1 और वर्ग संख्या 1 में पड़ता है। ठीक, स्पष्ट समझ रहा ना? तो और इसके अंतिम कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन इतने, कक्ष ये हो गया तो कक्ष में एक गो इलेक्ट्रॉन है, और हम बराबर कहते हैं कि अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता संख्या कहते हैं। तो अंतिम कक्ष में है ना। इसी तरह से यहाँ हीलियम है 2 में, तो हीलियम के परमाणु संख्या 2 है, तो बोलेगा नहीं, हाथ उठा। तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? देखो वो 5वां वर्ग के विद्यार्थी बोल रहा है, बोलो 2। चलो हीलियम देखो, हीलियम जो है ना, हीलियम में कै गो इलेक्ट्रॉन है? तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट S2, क्योंकि 2 गो इलेक्ट्रॉन रखता है ना s ऑर्बिटल, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? अंतिम कक्ष। इसी तरह से यहाँ देखो ये लिथियम है, लिथियम में कै ठो इलेक्ट्रॉन है? 3। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट S2, अब फर्स्ट S2 तो भर गया, ये तो भर गया ना जी, ये वाला भर गया, इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता। अब किस में आएगा? 2s और 2p में आएगा ना, है? तो इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन होगा? 2 गो, ये तो 2 गो यह वाला है। अब किस में जाएगा? 2s1, देख रहा है ना। अब बताओ इसको अंतिम कक्ष में कै गो इलेक्ट्रॉन है? ये वो, तो इसका वैलेंसी नंबर कितना हो जाएगा? यही वैलेंसी जो है ना वहाँ रिएक्शन में काम करता है, समझ रहा ना, मेन यही है। यहाँ देखो 4 में क्या है? बेरिलियम, बेरिलियम में क्या हो जाएगा? फर्स्ट S2 2s2, इसका वैलेंसी कितना होगा? है? फिर 5 में बोरन है, बोरन का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ये दोनों भर गया ना, लेकिन इसमें 2s तो भर गया, अब 2p में जाएगा, तो 2p में कितना होगा? 1। तो इसका कितना होगा वैलेंसी नंबर? +3। देखते हो ना, अंतिम कक्ष यहाँ तक ना है, दोनों 2 ना है। फिर इस तरह से कार्बन है, तो कार्बन के क्या हो जाएगा? फर्स्ट इतना तो होबे करेगा, अब इसमें 2 गो जाएगा, देख रहे हो ना, तो 2 गो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वैलेंसी कार्बन के? पता है ना, कार्बन के चारों श्रृंखला खुला रहता है। इस तरह से नाइट्रोजन के बोलो क्या हो जाएगा? फर्स्ट S2 2s2 2p3, इसमें क्या होगा? इस तरह से ऑक्सीजन फर्स्ट S2 2s2 2p4, इस तरह से फ्लोरीन फर्स्ट S2 2s2 2p5। फिर इस तरह से 10 में नियॉन है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट S2 2s2 2p6। तो देख रहे हो ना, इस तरह से इसमें 8 पुर गया कि नहीं? इसमें 7 हो गया ना, इसमें 6 हो गया। अब देखो वहाँ जिस समय आवर्त सारणी देखा था तो नाइट्रोजन 5 में था ना, ये देखो ऑक्सीजन 6 में था ना, ये फ्लोरीन 7 में था, और इस किस में था? 8 में था, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से तू वहाँ पीरियोडिक टेबल से और इससे दोनों मिलान कर रहा है ना मिलान। अभी तो एक इसको दिखाना हो गया सर, इसको आप बंद करें, कर दो।